हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम AHU की पार्ट 3 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। AHU पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे AHU के मेजर कंपोनेंट के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में और क्या उनका यूज़ है, क्या कैसे वो वर्क करते हैं। इससे पहले हमने AHU की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाल रखी है, जिसमें हमने AHU पार्ट 1 की वीडियो में हमने डिस्कस किया इसके AHU के बेसिक्स ऑपरेशन के बारे में, कैसे ऑपरेट करता है। और AHU पार्ट 2 में हमने बात किया कूलिंग कॉइल से चिल्ड वाटर का कनेक्शन कैसे होता है और क्या फिटिंग्स होती हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को आप देख लें और अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने ये AHU का एक डायग्राम 3D डायग्राम दिख रहा है, जिसमें मेजर कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। फैंस, जो AHU ब्लोअर होता है, हीटिंग कॉइल, उसकी कूलिंग कॉइल, AHU फिल्टर, रिटर्न एयर और फ्रेश एयर। तो ये मेनली जो मेजर कंपोनेंट होते हैं हर एक AHU में, चाहे वो क्लीन रूम का AHU हो, ऑपरेशन थिएटर का AHU, ICU का AHU हो, या किसी नॉर्मल यूजर्स के लिए AHU हो, तो इन AHU में ये मेजर कंपोनेंट आपको मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, फिर सबसे पहले हम अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। तो देखेंगे कि AHU का ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है। AHU को मैंने पार्ट में करके आपको दिखाने की कोशिश की है। जो आपका जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें फ्रेश एयर और रिटर्न एयर जो आपका आ रहा है, जिसको मिक्सिंग बॉक्स भी कहते हैं। इस मिक्सिंग बॉक्स में फ्रेश एयर, रिटर्न एयर डक्ट कनेक्ट होती है और उसके बाद इसमें प्री फिल्टर एंड फाइन फिल्टर भी होता है। प्री एंड फिल्टर एंड फाइन फिल्टर के बाद आपकी कूलिंग कॉइल होती है, उसके बाद हीटिंग कॉइल होती है। हीटिंग कॉइल के बाद आप ह्यूमिडिफायर देखेंगे AHU में। उसके बाद आपका फैन होता है। फैन फिर जब एयर डिलीवर करता है तो जो क्लीन रूम का AHU होता है उसमें आप हेपा फिल्टर भी देखेंगे और ये इस तरह से फिर एयर कूल्ड और फिल्टर होकर एयर कंडीशनिंग स्पेस में जाती है। तो ये बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। तो अब ये आप देखेंगे, इसका 3D डायग्राम देखेंगे तो इसमें आप एक चीज़ अलग से देख रहे हैं, UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। इसका भी आपको मैं अभी यूजेज बताऊंगा, इसका भी फंक्शन क्या है। तो आप कृपया वीडियो को आप आखिर तक देखें। अभी आपके सामने AHU का ब्लोअर दिख रहा है। ये AHU का ब्लोअर जो इसका मेजर कंपोनेंट होता है, इसका काम क्या है, AHU से एयर को सक करना और उसको वापस से डिस्चार्ज करना डक्ट के थ्रू एयर कंडीशनिंग स्पेस में। जो ब्लोअर होते हैं दोस्तों, ये कई तरह के होते हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होता है, एक्सियल ब्लोअर होता है, बट यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर देख रहे हैं। मेनली सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर ये AHU में होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर भी दो तरह के होते हैं, एक बैकवर्ड कर्व होता है और एक फॉरवर्ड कर्व होता है। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा है, सर बैकवर्ड कर्व और फॉरवर्ड कर्व के बारे में वीडियो बनाएं, क्या होता है ये। तो आपको ये सामने दिख रहा होगा बैकवर्ड कर्व और फॉरवर्ड कर्व। तो इसको आप काफ़ी आसानी से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बैकवर्ड कर्व, सबसे पहले मैं कर्व से पहले आपको रोटेशन बता दूं कि जो फैन की रोटेशन होती है, ये आप मेरा माउस का कर्सर देख रहे होंगे, ये इस तरह से रोटेशन होती है। ये यहाँ से आएगा, ये फैन की रोटेशन ये ऐसे होती है, आपको इसमें दिख रहा होगा। ये फॉरवर्ड कर्व में आपको देखिए रोटेशन इस तरह से होती है फैन की, मतलब इसके जो माउथ है इसके तरफ इसकी रोटेशन होती है हमेशा इस तरफ से। तो आपको ये कर्व जो दिख रहा है, ये इसके बैक, मतलब बैक साइड की तरफ है। ये आप जो देख रहे हैं, ये इसका ब्लेड है, फैन का जो ब्लेड है इसका बैक साइड की तरफ जा रहा है, तो इसलिए बैकवर्ड कर्व इसको कहा गया है। और जब फॉरवर्ड कर्व में हम आएंगे तो ये कर्व आप देखेंगे, ये जो ब्लेड है इसका कर्व आगे की तरफ झुक रहा है, जिस तरफ फैन का रोटेशन होता है, इसलिए इसको फॉरवर्ड कर्व कहते हैं। अब ये बैकवर्ड कर्व और फॉरवर्ड कर्व जो फैन होता है, तो इसमें जो मेजर डिफरेंस ये है कि जो बैकवर्ड कर्व है उसको हम हाई स्टैटिक AHU जो होता है उसमें यूज़ करते हैं, जहाँ पे जिस AHU में हमारी डक्ट काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी रूम्स में जा रही है ब्रांचेस, तो वहाँ पे हम बैकवर्ड कर्व का यूज़ करते हैं। और फॉरवर्ड कर्व का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे स्टैटिक हमारा कम हो, जैसे 20 mm 30 mm से भी अगर कम है तो वहाँ पे हम फॉरवर्ड कर्व का यूज़ करते हैं। आप जनरली देखेंगे फॉरवर्ड कर्व जो फैन आपको या तो FCU में मिलेगा या सीलिंग सस्पेंडेड AHU में मिलेगा, जहाँ पे 2000 CFM 1500 CFM के AHU होते हैं। और बैकवर्ड कर्व जो फैन होता है उसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी होती है। वो आपको लो RPM पे वो चलते हैं, लो RPM पे चलते हैं और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी होती है। और फॉरवर्ड कर्व में काफ़ी वाइब्रेशन होता है, इसमें RPM बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये 900 RPM पे अगर 80% एफिशिएंसी दे रहा है तो ये उस तरह से 1400 RPM पे वो आपको वेलोसिटी डिलीवर करेगा। तो मेजर डिफरेंस इसका जो है एफिशिएंसी का है और स्टैटिक का है।
कि हम जो बैकवर्ड कर्व को हाई स्टैटिक में यूज़ करते हैं और फॉरवर्ड कर्व को जहाँ पे कम स्टैटिक का HU होता है, FC होता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। आपका एक ड्राइंग भी आप देख रहे होंगे कि जो मैं फॉरवर्ड कर्व की बात और बैकवर्ड कर्व की जो कर रहा था, तो आप देखेंगे ये डायरेक्शन है, ये ब्लेड है, ये फैन है और ये इसका ब्लेड है, तो इसका रोटेशन इस तरह से होता है, ये फॉरवर्ड रोटेशन है। तो आप देखेंगे इसका जो कर्व है ये रोटेशन की तरफ है, तो इसलिए इसको फॉरवर्ड कर्व बोला गया है। इसी तरह से बैकवर्ड कर्व की बात करेंगे तो ये ब्लेड देख रहे हैं, ये इसके अपोजिट टू रोटेशन है, जो रोटेशन इस तरफ से होता है फैन का वो उसके अपोजिट में, इसलिए इसको बैकवर्ड कर्व बोला गया है। एक लड़के ने पूछा था सर इसके रोटेशन के बारे में बताइए, ये अगर उल्टा घूमता है तो क्या इफेक्ट आएंगे। देखो दोस्तों, अगर कभी भी कोई भी फैन अगर आपका उल्टा घूम रहा है, उसकी रोटेशन अगर जैसी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो घूमेगा तो वो एक्चुअल CFM डिलीवर नहीं करेगा। वो अगर आपका 10,000 CFM का HU है, वो मुश्किल से मुश्किल आपको 1,000-2,000 CFM देगा, उससे ज़्यादा CFM नहीं देगा। इसलिए जब भी आप HU को ऑपरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका रोटेशन चेक कर ले। अगर कहीं पे कूलिंग की समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप HU के ब्लोअर का रोटेशन चेक कर लें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक फ़ैन और आता है प्लग फ़ैन। ये मैंने अपनी एक साइट पे लगवाया था, हॉस्पिटल की साइट थी, वो प्लग फ़ैन मैंने लगवाया था वहाँ पे। तो ये आपको प्लग फ़ैन दिख रहा है, इसमें क्या होता है, प्लग फ़ैन डायरेक्टली मोटर से कपल्ड होता है। ये भी सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन है और ये भी बैकवर्ड कर्व्ड ही फ़ैन है, ये भी हाई स्टैटिक में यूज़ होता है। बट आप देख रहे हो कि ये सीधे मोटर से डायरेक्टली कपल्ड होता है। ये देखिए एक्चुअल इसका किस तरह से होता है, ये सक्शन यहाँ से हो रहा है और ये जो फ़ैन चलेगा तो यहाँ से एयर डिलीवर्ड होकर डिस्चार्ज होकर आगे जाएगी। इसका एक ड्रॉबैक यही है कि हम अगर इस HU में CFM को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट आप अगर देखेंगे तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फैन जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल फैन, इसमें क्या होता है, ये मोटर ड्रिवन होते हैं, बेल्ट ड्रिवन होते हैं, बेल्ट एंड पुली ड्रिवन होते हैं। तो इसमें जो हम पुली की साइज़ को बढ़ा घटाकर इसका CFM बढ़ा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा दोस्तों आपसे ये है कि अगर हम HU का CFM हमें बढ़ाना होता है, अगर किसी HU का CFM अगर 4,000 CFM में उसको हम 6,000 CFM करना चाहते हैं, तो हम किस की मोटर की पुली को घटाएंगे बढ़ाएंगे या ब्लोअर की पुली को घटाएंगे बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, तो प्लीज़ इसको कमेंट करके आप बताएं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा कूलिंग कोयल, कूलिंग एंड हीटिंग कोयल। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि HU की जो कूलिंग और हीटिंग कोयल है उसके कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है उसके कंस्ट्रक्शन में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि जो हीटिंग कोयल होती है वो कम रो डीप की होती है। उसमें होता क्या है कि 2 रो डीप जहाँ हम यूज़ करते हैं, 3 रो डीप यूज़ करते हैं, और जो कूलिंग कोयल होती है उसमें 6 रो डीप यूज़ होती है, 8 रो डीप यूज़ होती है। तो ये मेनली जो है इसमें रो डीप का ही डिफरेंस आता है कूलिंग और हीटिंग कोयल में। बाकी अगर आप ऐसे फिजिकली देखकर आप नहीं बता पाएंगे कौन सी कूलिंग कोयल है कौन सी हीटिंग कोयल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये रो डीप होता क्या है। सबसे पहले आप ये फिगर में देख रहे होंगे कि ये किसका, ये वाटर इन है और ये वाटर आउट है। वाटर जब यहाँ से इन होगा और ये इस तरह से घूमकर, ये पूरा घूमकर इस तरह से आउट होगा, तो आप ये देख रहे हैं 1 ट्यूब, 2 ट्यूब, 3 ट्यूब और 4 ट्यूब, मतलब ये 4 रो बन रहा है। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा ट्यूब की रो होगी उस नंबर्स ऑफ ट्यूब से ही हम उसको रो डीप बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे 4 रो की है तो उसको बोलेंगे 4 रो डीप। अगर यहाँ पे जाकर 1-2 रो और आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे 6 रो डीप कूलिंग कोयल। अब ये 4 रो डीप, 6 रो डीप, 8 रो डीप क्यों यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हमें RH बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली उसको मेंटेन करना होता है, वहाँ पे हम ज़्यादा रो डीप की कूलिंग कोयल यूज़ करते हैं। 6 रो डीप की, 8 रो डीप की वहाँ पे हम कूलिंग कोयल को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है ह्यूमिडिफायर की। जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है ह्यूमिडिफायर। तो ह्यूमिडिफायर मीन्स कि हम एयर में वाटर वेपर को और हमें ऐड करना है। तो वाटर वेपर ऐड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम वहाँ पे या तो वाटर को स्प्रे कर दें या स्टीम वहाँ पे स्टीम स्प्रे करें। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये फिल्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पंप होता है, ये वाटर को स्प्रे करता है, जैसे हमारा कूलर में होता है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी ह्यूमिडिफायर काम करता है। हमें सिर्फ वाटर को उसमें ऐड करना होता है। फिर आप ये मोटर पुली, इसके बारे में आप जानते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि जो पुली होती है उसमें ग्रूव जो होते हैं वो 2 तरह के ग्रूव होते हैं। ए ग्रूव होते हैं, बी ग्रूव होते हैं।
बहुत से लोगों को पता नहीं है कि सर बेल्ट का जो है, बेल्ट को का साइज़ हम कैसे पता करेंगे, या बेल्ट कौन से ग्रुप का वो कैसे पता करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ, बेल्ट पे इस तरह के नंबर लिखे होते हैं। तो ये आप A41 देख रहे हैं, इसका मतलब बेल्ट जो है ये A ग्रुप का है और ये 41 इंच इसकी लेंथ है। ठीक है दोस्तों। और ये जो A1070 मतलब ये ए ग्रुप का है और 1070 mm इसकी लेंथ है। ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। अब बात करेंगे AHU के फिल्टर्स के बारे में। तो AHU में मेनली 3 तरह के फिल्टर होते हैं। MERV8 जो प्री फिल्टर होता है, MERV13 जो फाइन फिल्टर होता है या बैग फिल्टर भी इसको बोलते हैं, और MERV17 जिसको हेपा फिल्टर बोलते हैं। तो आमतौर पर जैसे अगर हम कॉमन एरिया में अगर AHU है तो वहाँ पे तो आप प्री फिल्टर से काम चला लेते हैं। प्री फिल्टर क्या होता है, वो नॉर्मली AHU में जो लगते हैं वो MERV8 होते हैं, वो डस्ट वगैरह को जो है फिल्टर कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप चले आए ICU वगैरह में, आज जहाँ पे ज़्यादा अगर डस्टी इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होता, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइन फिल्टर को यूज़ करते हैं। बिल्कुल माइक्रो लेवल के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको क्लीन करने के लिए ये बैग फिल्टर का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आप हेपा फिल्टर हम यूज़ करते हैं, OT वगैरह के AHU में यूज़ करते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह, तो अगर हमें बहुत सारे ऐसे होते हैं पार्टिकल्स होते हैं जो उससे भी छोटे होते हैं, उनको फिल्टर करना होता है, तो वहाँ पे हम हेपा फिल्टर का यूज़ करते हैं। इसके प्रेशर ड्रॉप भी काफ़ी होता है इसके क्रॉस। तो आप ये इसका कट सेक्शन भी देख रहे हैं उसमें। अभी MERV8, MERV13, MERV17 क्या होता है, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों AHU में जो मैंने जैसे बताया UV लाइट, बक लाइट और लिमिट स्विच के बारे में। तो UV लाइट जो होता है उसका काम क्या है कि जैसे हम आपने देखा होगा जब कूलिंग कॉइल, जब पानी सर्कुलेट हो रहा होता है, वाटर सर्कुलेट हो रहा होता है AHU के क्रॉस, तो कूलिंग कॉइल क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। तो जब आप कभी हाथ डालेंगे, हाथ लगाएंगे कूलिंग कॉइल पे, तो चिपचिपा सा आपको महसूस होगा, फंगस वगैरह उस पर आ जाते हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह उसमें काफ़ी होते हैं। तो उन बैक्टीरियाज वगैरह को मारने के लिए, किल करने के लिए UV लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। ये UV लाइट जो होती है AHU के लिमिट स्विच से कंट्रोल होता है। अब ये लिमिट स्विच भी आप देख रहे होंगे और ये AHU रूम की बक लाइट देख रहे होंगे। जैसे हम AHU का डोर खोलेंगे, लिमिट स्विच ओपन हो जाएगा, ये AHU रूम की लाइट जल जाएगी और UV लाइट बंद हो जाएगी, जिससे कोई हार्मफुल इफेक्ट जो बंदा वहाँ पे काम करने के लिए जा रहा है उसको ना हो। तो ये पूरे कंपोनेंट थे AHU के, और इससे क्या फंक्शन है इसी वीडियो में आपने ये चीज़ देखी। तो वीडियो पसंद आई, आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो AHU के रिगार्डिंग या और किसी भी चीज़ HVAC में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।